Good morning students. Shoaib Tyagi here, lecturer at Impact College Science and Technology, रामपुर। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो उसमें हमने आपको सारी चीजें बताई थी कि किस तरीके से हमारा मानव और उसकी कृषि किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ है। हमने ये सारी चीज उसमें डिस्कस की थी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो भी एक एग्रोनॉमी से ही, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का एक लेक्चर है। जो लेक्चर हमारा हमने लेक्चर का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, सोविंग ऑफ सीड या बीज की बुआई। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोविंग ऑफ सीड, बीज की बुआई। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू इम्पैक्ट एग्री क्लासेस। तो हम सोविंग को देखते हैं अपनी कि सोविंग हमारी क्या होती है। सोविंग इज एन आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड इन द फील्ड। सोविंग क्या है? सोइल के अंदर क्या डालना? सीड को प्लेस करना, सीड को सोइल के अंदर डालना क्या कहलाता है? हमारी बुआई कहलाती है। सीड को सोइल के अंदर डालना क्या कहलाते हैं? हमारी बुआई कहलाती है। या सीड को सोइल के ऊपर प्लेस करना हमारी बुआई कहलाती है। और सोविंग हमारी क्या है? एक आर्ट है, एक क्या है? कला है, एक आर्ट है। सोविंग हम किस लिए कर रहे हैं? टू हैव गुड जर्मिनेशन परसेंटेज। किसके लिए? कि हमारे जो पौधों की अंकुरण क्षमता हो, जो अंकुरण जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो हाई रहे। ठीक है, हमारे पौधों का जो डेंसिटी है वो अच्छी रहे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? बुआई करते हैं। अगर हम बुआई की बात करें तो बुआई हमारी स्टूडेंट्स कब से स्टार्ट होती है? किस ईयर से स्टार्ट होती है? जिस ईयर से हमारा एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होता है। तो एग्रीकल्चर ईयर हमारा ईयर के किस मंथ से होता है स्टार्ट? एग्रीकल्चर ईयर हमारा होता है खरीफ सीजन से स्टार्ट। किससे होता है? खरीफ सीजन से स्टार्ट। और कब से कब तक हमारा एग्रीकल्चर ईयर रहता है? तो स्टूडेंट्स 1 जून से लेकर 30 जुलाई तक हमारा क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। और जैसे कि हम खरीफ सीजन की बात कर रहे हैं तो खरीफ सीजन में हमारा जो बुआई होती है वो कौन सी फसल की होती है स्टूडेंट्स? मोस्टली किस फसल की होती है? उसका नाम क्या है स्टूडेंट? उसका नाम है पैडी। ठीक है, उसका नाम है क्या? धान, पैडी। ठीक है, तो मेनली हम जो बीज की बुआई तो हम नहीं कहेंगे, इसमें हम क्या करते हैं? नर्सरी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो पैडी की हम क्या करते हैं? ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग हम इसकी करते हैं। और हमारा एग्रीकल्चर ईयर किस मंथ से स्टार्ट हो रहा है? 1 जून से 30 जुलाई तक। अब इसमें हमारा जो खरीफ सीजन है वो टोटली किस पर डिवाइड होता है? हमारा मॉनसून पर। क्योंकि इसमें हम किस फसल की बुआई कर रहे हैं? मोस्टली पैडी की। ज्यादातर जगह पे किसकी बुआई होती है खरीफ सीजन में? पैडी की, या हम कह सकते हैं धान की। ठीक है, तो मॉनसून पे पूरा हमारा क्या राइस का जो ट्रांसप्लांटिंग किस पे डिपेंड है? मॉनसून पे। तो अगर हम बात करें हमारे मॉनसून की तो स्टूडेंट्स आपको मैं बताऊं कि जो हमारे मॉनसून है खरीफ सीजन वाले मॉनसून, तो वो कौन से हमारे? साउथ वेस्ट मॉनसून। कौन से? साउथ वेस्टर्न मॉनसून। ठीक है, साउथ वेस्टर्न मानसून हमारे कब आते हैं? ये खरीफ सीजन में आते हैं। अगर मैं साउथ वेस्टर्न मॉनसून की बात करूं तो अराउंड 65 to 70%, 65 से
70% जो टोटल रेनफॉल होता है, टोटल रेनफॉल में 65 से 70% जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारा, कंट्रीब्यूशन वो किसका होता है? हमारा साउथ वेस्टर्न मॉनसून का होता है। अब 65 से 70% हमारी जो रेनफॉल है वो किससे आ रही है? साउथ वेस्टर्न मॉनसून से आ रही है। तो इसीलिए स्टूडेंट हम जो हमारी पैडी क्रॉप्स है उसको हम ग्रो करते हैं किसमें? खरीफ सीजन में, ठीक है। क्योंकि हमारी जो पैडी क्रॉप्स है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अगर हम पैडी की वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें, वाटर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो राइस को कम अराउंड 1500 से 2000 mm रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। 1500 से 2000 mm रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम राइस की वाटर रिक्वायरमेंट के साथ साथ में हम ये देखें कि हमारा पर केजी राइस ड्राई मैटर कितना वाटर कंजप्शन से होता है, मतलब 1 किलो चावल प्रोड्यूस करने के लिए हम कितना वाटर की हमको रिक्वायरमेंट होती है 1 किलो चावल प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि 1 kg राइस प्रोड्यूस करने के लिए हमको 45 से 5000 लीटर वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब 4500 से 5000 लीटर वाटर हमको 1 किलो राइस प्रोड्यूस करने के लिए नेसेसरी है। तो दैट्स वाई रीजन हम पैडी को खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं। सिर्फ यही एक कारण है, क्योंकि हम अगर हमारे पास में वाटर अवेलेबिलिटी हो, हमारे पास में अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी हो, हमारे एक पर्टिकुलर एरिया का वाटर लेवल अच्छा हो, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपनी पैडी को या राइस को हम सिर्फ खरीफ में ग्रो कर सकते हैं। हम उसको विंटर सीजन में भी ले सकते हैं, ठीक है। हम उसको 3 सीजन में, साल में 3 बार हम पैडी को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, अब हम हमारे जो इरिगेशन फैसिलिटी है हम उससे फुलफिल इसकी वाटर रिक्वायरमेंट नहीं कर सकते, या हमारा वाटर लेवल उतना अच्छा नहीं है कि हम राइस की वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके इरिगेशन फैसिलिटी के द्वारा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम राइस को ग्रो करते हैं वो खरीफ में करते हैं, क्योंकि खरीफ सीजन में हमारे जो मॉनसून आते हैं, मॉनसून कौन से होते हैं? साउथ वेस्टर्न मॉनसून। और टोटल रेनफॉल जो हमारे ग्राउंड पर आ रही है उसमें साउथ वेस्टर्न मॉनसून का कंट्रीब्यूशन कितना है? हमारा 65 से 70%। अब साउथ वेस्टर्न मॉनसून की अगर बात आई गई तो मैं इसके बारे में एक और आपको बात बता दूं कि हमारा जो साउथ वेस्टर्न मॉनसून होता है वो हमारा स्टूडेंट्स, उसकी जो रिपोर्टिंग होती है, फर्स्ट रिपोर्टिंग किसमें होती है? साउथ वेस्टर्न मॉनसून की फर्स्ट रिपोर्टिंग होती है हमारी केरला में। कहां पर? केरला में। साउथ वेस्टर्न मॉनसून हमारी फर्स्ट रिपोर्टिंग कहां होती है? इसकी केरला में, ठीक है। और किस मंथ में होती है स्टूडेंट्स? हमारे साउथ वेस्टर्न मॉनसून की जो रिपोर्टिंग है वो केरला से स्टार्ट होती है। मतलब सबसे पहले साउथ वेस्टर्न मॉनसून कहां आएगा? केरला में आएगा। और किस मंथ में आता है? तो हमारा 1 जून। किसमें? 1 जून में हमारी क्या होती है? इसकी रिपोर्टिंग होती है। किस राज्य में? केरला में, ठीक है। 1 जून में केरला में हमारा जो साउथ वेस्टर्न मॉनसून है उसको रिपोर्टिंग कर देनी है, ठीक है। वो रिपोर्टिंग कर देता है। उसके बाद में पूरे इंडिया के अलग अलग राज्यों में हमारा जो मॉनसून है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है या फैलता है।
अगर हम यूपी स्टेट की बात करें तो इसमें लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे मिड जुलाई तक हमारे मॉनसून या स्टार्टिंग जुलाई तक हमारे मॉनसून कहाँ जाते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश या पंजाब हरियाणा वाले राज्य में इनकी रिपोर्टिंग हो जाती है। तो ये तो हुआ हमारा कि मैंने आपको बताया कि खरीफ से हम लेके चले जी, खरीफ में पैडी ग्रो कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग, पैडी की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। फिर हमारी जो पैडी की ट्रांसप्लांटिंग है किस पे डिपेंड है, मॉनसून पे डिपेंड है, ठीक है। अब मॉनसून हमारे कौन से, साउथ वेस्टर्न मॉनसून है जो हमारे टोटल रेनफॉल में उसका 65 से 70% योगदान है, ठीक है। अब हमने बताया कि वाटर जो हमारे राइस होता है उसका वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है, तो वो 1500 से 2000 मिलीमीटर के आसपास हमारा रहता है। 1 किलो राइस प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स, तो वो होती है हमारी 4500 से 5000 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये एक जनरल डेटा है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपनी कॉपी में इसको उतार सकते हैं, इसको साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि भाई अगर स्टूडेंट आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो या कोई भी आप स्टडी कर रहे हो तो साथ साथ लिखने की आप आदत डालें, साथ साथ उसको नोट करते रहें। क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम हमारे माइंड में लेक्चर के दौरान आ जाते हैं और फिर आप स्टूडेंट्स को लिखेंगे नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप इसको या तो नोट कर सकते हो क्योंकि फिर मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ये हमारा सोल्विंग है जो उसको मैं आपको समझाऊंगा तो उसको मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको साफ कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलो स्टूडेंट्स, ये हमारी हो गई एक जनरल इंफॉर्मेशन। तो मैं आपको सोविंग के बारे में बता रहा था, लेकिन सोविंग की अगर हम बात करें तो सोविंग हमारा खरीफ से स्टार्ट होता है क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर ईयर भी खरीफ ही सीजन से स्टार्ट हो रहा है। और खरीफ सीजन में हम क्या करते हैं, वो भी एक हमारा सोविंग मेथड ही है, ट्रांसप्लांटिंग। तो हम उसमें क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं किसकी, पैडी की, ठीक है। तो सोविंग का मैंने आपको बता दिया एक क्या है, कला है, सीड को सोइल में डालने की कला है जिसको हम क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, फीचर्स ऑफ सोइल। अगर हम फीचर्स की बात करें तो हमें देखना होगा कि सबसे पहले हमें देखना होगा करेक्ट नंबर ऑफ सीड पर यूनिट एरिया। स्टूडेंट्स ये जो फीचर्स है हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फीचर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा सीड के करेक्ट नंबर हमको अपने पर यूनिट एरिया पर डालने हैं। मतलब ऐसा ना होना चाहिए कि कहीं पे हमारा जर्मिनेशन ज्यादा हो जाए, कहीं पे हमारी थीनिंग हो जाए, मतलब जर्मिनेशन हमारा कम हो, कहीं पे डेंसिटी हाई हो। तो अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आपके फील्ड में जो उत्पादन है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। एक पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया से उत्पादन कुछ और होगा, डिफरेंट एरिया में जाओगे तो वहां पे उत्पादन बहुत डिफर होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, यूनिफॉर्मली आपको क्या करना चाहिए, सीड का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। मतलब ये सीड को आपको सोइल के अंदर यूनिफॉर्मली प्लेस करना चाहिए, ठीक है। अगर आप यूनिफॉर्मली नहीं करोगे तो इससे आपकी जर्मिनेशन परसेंटेज पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो करेक्ट नंबर ऑफ सीड पर यूनिट एरिया हमको डालना है कि ये देखना है कि पर यूनिट एरिया में हमारा सीड की संख्या पर यूनिट एरिया में हमारी सही रहे। जितना हम सीड डालेंगे पर यूनिट एरिया में उसकी जो संख्या है वो एकदम क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट हो, वो एकदम क्या हो, सही हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फीचर्स है सोविंग के, नेक्स्ट हमारे फीचर्स है क्या है, करेक्ट डेप्थ ऑफ सोविंग। स्टूडेंट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट डेप्थ ऑफ सोविंग। क्योंकि अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगी कि आप जिस सीड की बुआई कर रहे हैं या जिस फसल के सीड की आप बुआई कर रहे हैं उसका सीड बोने का जो डेप्थ है वो कितना है, तो स्टूडेंट्स सीड जर्मिनेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि इसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है कि हमारा जो पर्टिकुलर क्रॉप्स का जो सीड है उसकी सीड की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो सीड डेप्थ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सीड डेप्थ की बात करूं तो लगभग मोस्टली जो हमारा सीड डेप्थ रहता है, मोस्टली सीड्स में आ जाते हैं हमारे मोस्टली क्रॉप्स का, तो रहता है हमारा
3 से 7 सेंटीमीटर डेप्थ। ठीक है, अगर हम जनरली बात करें, जनरली सीड डेप्थ कितना रहता है हमारा, तो लगभग 5 सेंटीमीटर हमारा जनरली रहता है। लेकिन 3 से 7 सेंटीमीटर किसी फसल का जो डेप्थ होता है, किसी फसल को हम सोइल की थोड़ा गहराई में प्लेस करते हैं, किसी को हम क्या करते हैं, सैलो सोविंग कर देते हैं, किसी में हम डीप सोविंग करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग डिफर करता है टाइप्स ऑफ क्रॉप पर, हमारी फसल किस प्रकार की है, वैरायटीज कौन सी है। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तो ज्यादातर हमारा जो प्लेस ऑफ सोविंग है या सीड ऑफ सोविंग का जो डेप्थ है वो 3 से 7 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। ठीक है, और जनरली सामान्यतः कितना रहता है, 5 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ क्रॉप का 5 सेंटीमीटर रहता है, मोस्ट ऑफ क्रॉप का 5 सेंटीमीटर क्या रहता है, हमारा डेप्थ रहता है। तो हमको ये भी देखना है कि हमारा जो हम बुआई कर रहे हैं सीड की, उसकी डेप्थ हमारी सही है या नहीं है। ठीक है, इसकी नॉलेज हमको होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट हमारा फीचर है करेक्ट स्पेसिंग बिटवीन रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट। स्टूडेंट्स, जब से हमारी साइंटिफिक मेथड्स हमारे सोविंग के किसानों ने एडप्ट करना स्टार्ट किया है, उनके अनुकूल, या उनको किसानों यूज करना स्टार्ट किया है, हमारे जो मॉडर्न सोविंग मेथड है उनको, तो तब से किसान हमारे बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं और वो इस चीजों का बहुत स्पेशली इन रो टू रो प्लांट टू प्लांट का वो बहुत ज्यादा क्या रख रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं कि हमारा रो टू रो प्लांट टू प्लांट जो स्पेस होता है सीड का, वो हमारा क्या हो, करेक्ट हो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप इसमें सोच रहे होंगे कि रो टू रो डिस्टेंस कौन सा होता है, प्लांट टू प्लांट कौन सा होता है। तो रो टू रो डिस्टेंस अगर हम बात करें, मान लो कि हमारी ये किसी पर्टिकुलर क्रॉप की हमारी क्या है, 2 रो है, एक तो ये रही, ठीक है, एक ये रही। ठीक, तो ये हमारे बीच का क्या हो गया, ये हमारा जो इसके बीच में ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रो डिस्टेंस, ये हमारा हो गया रो डिस्टेंस। ठीक है, और बेटा ये रो टू रो डिस्टेंस हो गया हमारा, आप देख रहे होंगे ये रो टू रो डिस्टेंस हो गया, और ये वाला हमारा होगा बेटा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। ठीक है, तो हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि हम जब बीज की बुआई कर रहे हैं तो उसका करेक्ट डिस्टेंस हमारा होना चाहिए। ठीक है, हम सही डिस्टेंस में अपने सीड की प्लेसिंग करें तो हमारा जो हमारी जो क्रॉप जर्मिनेट होगी उसका जर्मिनेशन भी हमारा बहुत अच्छा होगा, और दूसरा उत्पादन भी अच्छा होगा, और प्रॉपर यूनिफॉर्मली हमारा क्या दिखेगा, हमारा खेत एक यूनिफॉर्म पैटर्न में हमको दिखेगा, जिसकी वजह देखने में खूबसूरत लगेगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, इसका एक ये भी बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि हम अपने अगर हम ये चीजें ध्यान में रखते हैं तो इरिगेशन जो हम देते हैं वो इरिगेशन भी पूरे प्लांट्स को, पूरे फील्ड के प्लांट्स को क्या मिलेगी, यूनिफॉर्मली मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा करेक्ट सीड रेट। करेक्ट सीड रेट, अब स्टूडेंट्स हम करेक्ट सीड रेट का नॉलेज भी आजकल किसानों को नहीं है। किसान क्या करता है अपने हिसाब से, क्योंकि किसान क्या है, अब तक मोस्टली किसान हमारे जो किसान है वो सिर्फ एक चीज पर अपनी खेती कर रहे हैं, एक चीज पर उनकी खेती डिपेंड है, उनकी कला पर, उनके स्किल पर, उनके आर्ट पर। ठीक है, वो अभी उतने ज्यादा साइंटिफिकली इंप्रूव नहीं हुए जितना उनको होना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब आगे आगे जैसे हमारी साइंटिफिक नॉलेज बढ़ रही है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के डिग्रियां लेकर जा रहे हैं, तो बहुत सारी नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और किसानों को बहुत सारी मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक के बारे में पता चलने लगा है, बहुत सारी मॉडर्न सोविंग टेक्निक के बारे में पता चलने लगा है, बुआई की अलग अलग विधि अपना रहे हैं। तो इसीलिए हमारे जो किसान है हमको उनको क्या करना चाहिए, करेक्ट सीड रेट डालने के लिए हमको उनको बुआई के मेथड्स या सीड रेट की क्वांटिटी हमारे कितनी रहनी चाहिए, उसको हमें उनको लेकर क्या करना चाहिए, हमारे किसानों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट सीड रेट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि करेक्ट सीड रेट से ही हमारे जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो क्या है हमारा कम, या कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मतलब हमारी खेती में लगने वाली लागत को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है। मतलब टिलेज प्रोसेस से लेकर, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में क्या क्या आ जाएगा, टिलेज प्रोसेस से लेकर
और हमारे हार्वेस्टिंग तक जितनी भी कॉस्ट हमारे फील्ड के अंदर आ रही है, वो चाहे हमारी बीज की खरीदारी हो, वो चाहे हमारे रेंट हो, हम टिलेज का रेंट देते हैं, हमारे पास में अगर कस्टम हायरिंग हम ट्रैक्टर्स वगैरह को करते हैं, हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है, या फ्यूल का खर्च हो, इरिगेशन खर्च हो, जितनी भी चीजें हम टिलेज से हार्वेस्टिंग तक जो हमारी फील्ड के अंदर जितना भी खर्च आ रहा है, उसी को हम स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट सीड रेट है, जो हमारा सही सीड रेट की जो दर है, वो सही सीड रेट की दर हमारी इस चीज को भी हमारी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम आएगा या ज्यादा आएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अगर हमारा कम रहेगा बिकॉज ऑफ हमारा सीड रेट अगर हमको पता है, सही अगर हमें सही सीड रेट डालने का पता है, तो हम करेक्ट मात्रा में सीड रेट का यूज करेंगे अपने फील्ड में बुआई के लिए। तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव ये होगा कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। अगर हमको क्वांटिटी का ही नहीं पता कि कितना सीड रेट डालना है, तो इसका इफेक्ट हमारे डायरेक्ट किस पे पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पे पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है किसानों का वो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट सीड रेट भी हमारे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम या ज्यादा करने के लिए, या लाभ को, प्रॉफिट को कम या ज्यादा करने के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। दूसरा, करेक्ट सीड रेट से हमारा जर्मिनेशन भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, किसी अब आपने देखा होगा किसानों को मोस्टली पता नहीं है कि भाई हमें कितना सीड रेट डालना है। वो किसी भी नियर बाय शॉप पे जाते हैं, केमिकल शॉप पे या सीड शॉप पे, तो वहां से अपना सीड को परचेस करते हैं। वो जो भी उसमें बैठा हुआ है उसको भी इतना, मेरे हिसाब से जनरली मैं देखता हूँ विलेज में, उसको भी इतना नॉलेज नहीं कितना करेक्ट सीड रेट होना चाहिए। वो भी दे देता है कि भाई किसानों को कि तुम इतना डालो उतना डालो। ठीक है, उनको भी सही क्वांटिटी का पता नहीं है। किसान भी जाता है फील्ड में, उसको क्या करता है, उसका ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है, तो इससे जर्मिनेशन पे भी हमारा बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जर्मिनेशन कैसे कि अगर सीड रेट ज्यादा हो गया हमारे फील्ड में, बीज दर ज्यादा हो गई, तो हमारे फील्ड के अंदर जो हमारी जर्मिनेशन डेंसिटी है, जो हमारी प्लांट डेंसिटी, जो हमारी क्रॉप डेंसिटी, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे फील्ड के अंदर प्रॉपर एरिएशन नहीं हो पाएगा, मतलब वायु का आवागमन नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन हमारे जो प्लांट है उसको नहीं मिल पाएगी। दूसरा, इसका फायदा, इसका नुकसान क्या होगा, दूसरा एक नुकसान तो मैंने प्रॉपर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एरिएशन नहीं मिलेगा। दूसरा नुकसान इसका क्या होगा, दूसरा नुकसान इसका स्टूडेंट्स ये होगा कि हमारे से बीज दर ज्यादा होने की वजह से हमारे जो प्लांट की डेंसिटी वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट को एक प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा। क्या नहीं मिल पाएगा, प्लांट को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा। जब प्लांट को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा तो उसका सही वेजिटेशन ग्रोथ नहीं होगा, और जब उसका सही वेजिटेशन ग्रोथ नहीं होगा तो वो सही फ्लावरिंग नहीं करेगा। जब वो सही फ्लावरिंग नहीं करेगा तो सही उसका क्या नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा, प्रोडक्शन भी उसका एक जिस लेवल से उसका उत्पादन होना चाहिए था वो नहीं होगा। तो हमको ये हमारा जो फीचर्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बीज दर जो हमें अपनी बुआई में लेना है वो हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो बीज दर हमारी ज्यादा हो, या कभी ऐसा हो कि बीज दर हमारी कम रह जाए। ठीक है, हमें करेक्ट बीज दर का बुआई के लिए उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मैंने आपको फीचर्स सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स ये करेक्ट फीचर्स आप नोट कर सकते हो। ठीक है, या इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो देखेंगे इस लेक्चर में, वो देखेंगे हम हमारा मेथड ऑफ सोइंग, सोइंग की विधियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो स्टूडेंट इनको उतार लो या इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इनको फिर मिटाऊंगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको सब चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, और मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि जब भी आप कोई लेक्चर देखो तो आपका जो फोकस है ना, वो फोकस आपके लेक्चर पे प्रॉपर होना चाहिए। आप एयरफोन लगा ले और एक पर्टिकुलर जो अभी आपका स्टडी पॉइंट है उसकी स्टडी पॉइंट पर बैठकर फोकस के साथ लेक्चर देखिए, तो फिर आपको चीजें बहुत ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। ये हमारा हो गया है सब। सो मैंने आपको समझा दिया है, फीचर समझा दिए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा रहेगा मेथड ऑफ सोविंग। ठीक है, आई होप आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। स्टूडेंट स्टडी आप अपनी रेगुलर करते रहिए, स्टडीज को आप नहीं छोड़ेंगे, स्टडीज आपको कंटिन्यू जारी रखनी होगी, तभी चीजें समझ में आती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सोविंग का वो है मेथड्स ऑफ सोविंग। मेथड्स ऑफ सोविंग या बुआई की विधियां। आई होप राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। मेथड ऑफ सोविंग, तो मेथड ऑफ सोविंग की बात करें तो हमारे, मैं यहाँ पे मेथड 1 बाय 1 यहाँ पे लिखता चला जाता हूं। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो मेथड है वो है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग। सेकंड मेथड है हमारा डिबलिंग। थर्ड मेथड है हमारा ड्रिलिंग। फोर्थ मेथड है हमारा ट्रांसप्लांटिंग। आपको प्रॉपर दिख रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा भी लिख रहा हूं, स्टूडेंट्स को अच्छे से दिखना चाहिए, बहुत जरूरी है। और हमारा जो लास्ट मेथड है वो है हमारा बिहाइंड द प्लाउ। बिहाइंड द प्लाउ। ठीक है, तो ये हमारे 5 इंपोर्टेंट मेथड है जिसको जनरली हम सोविंग में यूज करते हैं। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो पहला मेथड है वो क्या है, हमारा ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग तो मोस्टली स्टूडेंट जानते ही होंगे कि हमारा ब्रॉडकास्टिंग सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा एक मेथड है। बुआई का एक ऐसी विधि है जो किसान सबसे ज्यादा यूज करता है। ठीक है, क्योंकि किसान को अभी साइंटिफिक मेथड के बारे में नॉलेज नहीं है। ये एक मेथड हमारा ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, हम ब्रॉडकास्टिंग कैसे करते हैं? ब्रॉडकास्टिंग हम कैसे करते हैं? क्या ब्रॉडकास्टिंग हम इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, ऐसे सीड को ब्रॉडकास्ट करते हैं? नहीं स्टूडेंट, हमको ब्रॉडकास्टिंग दोनों साइड से करनी होती है। कैसे भाई? मैं लेफ्ट हैंडर हूं तो मैं तो इसी हाथ से बताऊंगा आपको, ये थोड़ा और लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमको ब्रॉडकास्टिंग करनी कैसे है। ब्रॉडकास्टिंग जब हम करेंगे तो एक बार हम ऐसे करेंगे, एक बार हम ऐसे करेंगे, एक बार ऐसे करेंगे, फिर एक बार ऐसे करेंगे। मतलब हमको क्या करना है, ऐसे क्रिस क्रॉस बनाना है। क्या करना है? क्रिस क्रॉस बनाना है, मतलब दोनों तरफ हमारे अच्छे से सीड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ठीक है, अब ये होगा हमारा, अगर हम एक ही साइड इस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग करते तो हमारा सीड एक ही साइड जाता, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग मेथड को अपनाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि दोनों साइड हमारा यूनिफॉर्मली सीड का ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है भाई? ये ब्रॉडकास्टिंग है क्या स्टूडेंट्स? आपने रेडियो का जमाना अगर नहीं देखा हो तो मैं आपको बताता हूं कि जब हमारे अब तो टीवी का है, मोबाइल का है, तो स्मार्ट टीवी आ गए हैं, लेकिन जब हम छोटे थे तो उसमें हम रेडियो सुनते थे। तो रेडियो में क्या होता था, हमारी जो न्यूज होती थी वो क्या होती थी, ब्रॉडकास्ट होती थी। एक एंकर बैठा हुआ होता था, वो एंकर बैठा हुआ कहता था कि फला राज्य में फला ये हो गया है, इस तरीके से
वहां पे इतने आदमी हो गए, उनको ये हो गया है, तो वो क्या करता था, अपनी न्यूज को ब्रॉडकास्ट करता था स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी तरह उसी ब्रॉडकास्टिंग मतलब ब्रॉड का मतलब है चीजों को फैलाना, ठीक है। जैसे न्यूज फैल रही थी वैसे हम सीड को क्या कर रहे हैं, ऐसे फैला फैला के डाल रहे हैं, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड हमारा किससे आया है, ब्रॉडकास्टिंग से आया है, ठीक है। अब है हमारा, और ये जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है ना बेटा, अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा एक सबसे सीड रेट इसमें सबसे ज्यादा आता है, और ये हमारा अच्छा मेथड नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग क्या है, हमारा अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें सीड रेट भी बहुत ज्यादा होती है। ब्रॉडकास्टिंग से अगर हम अपने बीज की बुआई कर रहे हैं तो सीड रेट भी इसमें क्या होगी, बीज दर भी हमें ज्यादा लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो क्यों लेनी पड़ेगी हमें बीज दर ज्यादा लेने का वजह यह है क्योंकि हम इसमें जब बीज को हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसकी जब हम बुआई के लिए उसको इस तरह से छिड़कते हैं हम, तो होता क्या है कि कभी कभी जब हम अपने हाथ से उसको छिड़क रहे हैं तो कभी कभी हमारे हाथ में ज्यादा सीड आ जाते हैं, कभी कभी कम आ जाते हैं, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा सीड चल जाते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में कम सीड चले जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या चाहिए होगा, इसमें बीज की दर अदर हमारे जो मेथड से बुआई के उसके अपेक्षा इसमें बीज दर बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि इसमें बीज हमारा वेस्ट बहुत होता है। क्योंकि हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, कभी क्या होता है कि हम बुआई अपने खेत में कर रहे हैं, सीड हमारा जब हमने ऐसे सीड को फेंका तो सीड हमारे दूसरे खेत में जाकर गिर गया। अब बुआई तो हमें अपने खेत में करनी थी, लेकिन सीड ब्रॉडकास्ट किस में हो गया, दूसरे खेत में चला गया, आउट ऑफ प्लेस वो जाके गिर गया, मेड़ पे गिर गया हमारे खेत की। तो मेड़ पे तो हमें फसल की बुआई नहीं करनी थी, हमें तो बुआई फील्ड के अंदर करनी थी, ठीक है। तो ये इसलिए हमारा इसमें सीड रेट दर क्या होता है, सीड दर हमारा क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा लगता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, इसको हम क्या डिसएडवांटेज हम बोलते हैं, इसको डिसएडवांटेज आप लिखो इसको, तो डिसएडवांटेज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, तो सीड रेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एक इसका जो सबसे हमारा ब्रॉडकास्टिंग का जो सबसे हमारा बैड इफेक्ट है वो क्या है, जो सबसे हमें अच्छा नहीं लगता है, मतलब किसानों को मोस्टली वो अच्छा लगता है, तो वो क्या है कि हम इसको खाली सीड का ब्रॉडकास्ट हम नहीं कर सकते, खाली सीड का ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। उसमें हमें 1:10 टू 1:15 के रेशियो में हम क्या करनी पड़ेगी, सीड के साथ में सीड प्लस सोयल या सैंड को क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। समझ में आया स्टूडेंट, हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे 1 किलो सीड है तो 1 किलो सीड का ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमें 10 किलो मिट्टी की उसमें आवश्यकता होगी। मतलब सीड को मिट्टी के साथ में क्या करना है, मिक्स करना है, ठीक है, 10 से 15 किलो, ठीक है। तो सीड और मिट्टी, अब हमारे पास में मान लो सैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास में, जो हमारा जिस फील्ड में हम बुआई करने वाले हैं उस फील्ड का जो सैंड है वो क्या है, उसमें मॉइस्चर परसेंटेज बहुत नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है, या नमी उसमें अच्छी खासी है, तो वो तो हमारा प्रॉपर सीड में मिल नहीं पाएगा, क्योंकि सीड में मिट्टी मिलाने के लिए तो हमें सूखी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ये भी हमारे क्या है, इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है, तो मैं लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिक है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, बस जो इंपोर्टेंट चीज थी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारा डिबलिंग। नेक्स्ट मेथड हमारा कौन सा है, डिबलिंग। अच्छा, डिबलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं डिबलिंग क्या होता है, डिबलिंग हमारा क्या होता है, डिबलर इसमें हम किसका यूज करते हैं, डिबलर का यूज करते हैं। डिबलर क्या है, एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है, मैकेनिकल इक्विपमेंट है, एक यंत्र है। क्या है डिबलर, एक यंत्र है जिसका यूज करके हम क्या कौन से मेथड से बुआई करते हैं, डिबलिंग मेथड से बुआई करते हैं, ठीक है। तो डिबलर में क्या होता है स्टूडेंट, डिबलर में
हम पहले सोइल के अंदर क्या करेंगे, होल करेंगे, ठीक है, डिबलर की मदद से पहले सोइल में होल करेंगे। फिर होल करने के बाद जितने भी एरिया में हमको सीड की बुआई करनी है उस पूरे एरिया में हम क्या करेंगे, होल करेंगे। और होल करने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, सीड को प्लेस करेंगे, मतलब सीड की बुआई उस होल में हम कर देंगे, उसको ढक देंगे, ठीक है। मतलब पहले होल करेंगे, फिर उसमें हम क्या करेंगे, सीड को प्लेस कर देंगे। तो इस मेथड को हम और क्या बोल सकते हैं, इस मेथड को हम लाइन सोविंग मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट का यूज करते हैं और इसको और क्या बोलते हैं, लाइन सोविंग मेथड भी हम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इसमें जो भी डिबलर का यूज करेंगे वो क्या है, होल जो है वो लाइन में करता जाएगा, ठीक है, एक सीधी लाइन में वो होल को करता जाएगा और पीछे से फार्मर उसमें सीड को इस तरीके से उसमें ड्रॉप करता जाएगा या प्लेस करता जाएगा, फिर उसको ढक देगा, ठीक है। अब ये मेथड हमारा वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका यूज हम एक छोटे एरिया में कर सकते हैं। बड़े यूनिट एरिया में हमको इस डिबलर की जरूरत नहीं है। बड़े डिबलर का यूज हम या डिबलिंग मेथड का हम बड़े एरिया के लिए नहीं कर सकते। अगर हम घर में किचन गार्डन का यूज कर रहे हैं या हमारा एक छोटा एरिया है जिसमें हम किचन गार्डन करते हैं, या कुछ ऐसा एरिया के जो एरिया हमारा क्या है, उबड़ खाबड़ है, वहां पे हम डिबलर का यूज कर सकते हैं। जहाँ पे ढलान ज्यादा है वहां पे हम डिबलर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज हम एक बड़े यूनिट एरिया पे नहीं करेंगे, ठीक है, हम छोटे पे इसका यूज करेंगे। एक तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज इसका क्या है कि ये हमारा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। क्या है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। भाई पहले होल करेंगे, होल करने के बाद हम क्या करेंगे, सीड को प्लेस करेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग हुआ ना, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ठीक है। ये भी इसका क्या है, ये भी क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब हमें क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग मेथड हम छोटे एरिया में कर रहे हैं, तो ऐसे तो उसमें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा एरिया कर लेंगे कोई बात नहीं, तो बड़े एरिया में करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा समय लगेगा इससे बुआई करने के लिए, ठीक है। थर्ड मेथड है हमारा ड्रिलिंग। तो स्टूडेंट्स आप इसको उतार लो, या तो आप नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई थिंक आपको प्रॉपर सब चीज ये सीन हो रही होंगी, प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। मैं लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको उतार लो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3 मेथड, हमने आपको बता दिए। एक तो हो गया हमारा ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा हो गया हमारा डिबलिंग, और तीसरा हो गया हमारा तीसरा नहीं, हमने 2 मेथड आपको बताए ना, एक ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, ठीक है। तीसरा है हमारा ड्रिलिंग। स्टूडेंट्स ये हमारा मॉडर्न मेथड, ये क्या है, हमारा मॉडर्न सोविंग मेथड है, मॉडर्न सोविंग मेथड है। ये क्या है, हमारा एक आधुनिक मेथड है, मॉडर्न सोविंग मेथड है। तो मॉडर्न सोविंग ड्रिलिंग करने के लिए हम, ड्रिलिंग का मतलब क्या है, अच्छा बताओ। ड्रिलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम ड्रिल लेके हम किसी चीज में ड्रिल करें या होल करें ना, हम जो कोई ड्रिल ले रहे हैं उसे होल करें ना, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें होल तो करना है, लेकिन इसमें करना है सोल के अंदर करना है। क्या करना है, सोल के अंदर करना है। किसकी मदद से करना है, किसकी मदद से करना है, सीड ड्रिल की मदद से होल करना है, इसकी मदद से करना है, ठीक है। सीड ड्रिल की मदद से हमको क्या करना है, होल करना है। सीड एक तो आती है हमारी सीड ड्रिल, ठीक है, और दूसरा आता है हमारा सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। ये हमारे सीड ड्रिल में यूज होती है। सीड गम के बारे में अभी बताऊंगा आपको, पहले मैं इसको सब आपको नोट करवा दूं। सीड गम फर्टिलाइजर ड्रिल, ठीक। और हमारी आती है एक हैप्पी सीडर, ये इनके नाम है स्टूडेंट्स। जो सीड ड्रिल मेथड में जो बुआई का यूज करें, इन मशीनों के द्वारा करते हैं हम, हैप्पी सीडर। और एक होता है हमारा नो टिल ड्रिल, नो टिल ड्रिल, नो टिल ड्रिल, ठीक है, नो टिल ड्रिल या नो टिल, ठीक है। तो ये
चार हमारी ऐसी मैकेनिकल इक्विपमेंट है जिनका यूज करके हम ड्रिलिंग मेथड, सोविंग का ड्रिलिंग मेथड हम कर सकते हैं। ठीक है, पहला आ गया हमारा सीड ड्रिल। ये क्या होता है, इसमें सिर्फ इस सीड ड्रिल में हमारा एक बॉक्स होता है सीड ड्रिल के ऊपर लगा हुआ, जिसमें सिर्फ हम सीड को डाल सकते हैं, और ये सिर्फ सीड की ही मतलब सिर्फ एक काम को ही करेगा, सिर्फ क्या करेगा, सीड की बुआई करेगा। ठीक है, ओनली ओनली सोविंग ऑफ सीड, ये क्या करेगा, ओनली सोविंग ऑफ सीड, केवल क्या करेगा, सीड की बुआई करेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे सीड कम फर्टिलाइजर है, ये हमारे एक साथ दो काम करेगा स्टूडेंट्स। एक काम तो हमारे सीड की बुआई करेगा, दूसरा सीड के साथ साथ में इसमें दो बॉक्स लगे होते हैं, इसके ऊपर जो सीड है इसके ऊपर दो बॉक्स लगे होते हैं। आपने देखा होगा, आप गूगल वगैरह पे जाके इनका नाम टाइप करोगे तो चारों का नाम आ जाएगा उसमें, आप गूगल पे देख सकते हैं, क्योंकि मैं स्मार्ट बोर्ड तो मेरे पास में है नहीं, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं आपको यहीं पे दिखा देता। ठीक है, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल में क्या होते हैं, दो बॉक्स होते हैं, एक बॉक्स में हमारी हम सीड डालते हैं और दूसरे बॉक्स में हमारा क्या रहता है, फर्टिलाइजर रहता है। ठीक है, तो सीड कम फर्टिलाइजर में दो बॉक्स होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, सीड सोविंग विद सीड सोविंग विद सीड सोविंग विद सीड सोविंग विद फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एक साथ कर देंगे। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मतलब फर्टिलाइजर को हम अप्लाई कर देंगे भाई, तो ये तो बहुत फायदेमंद है हमारे लिए, इसमें तो बहुत टाइम हमारा बच जाएगा। फर्टिलाइजर जो पहले बुआई करते फिर बाद में फर्टिलाइजर डाल देते, पहले फर्टिलाइजर डाल देते फिर बुआई करते, तो दोनों में टाइम कंज्यूमिंग हमारा बहुत ज्यादा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सीडी बुआई कर रहे थे, यहाँ सीडी के साथ में हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर भी डाल रहे हैं। और ये एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी, इसके बाद में एक एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी हो रही है स्टूडेंट्स। जब हम क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं ना, अगर हम पैडी की बात करें तो पैडी की हमने हार्वेस्टिंग करी, तो पैडी का जो नीचे का जो रूट पोर्शन है उसका, ठीक है, जो हम उसको स्ट्रा भी बोल सकते हैं, ठीक है, वेस्ट भी बोल सकते हैं, वो हमारे फील्ड में ही रह जाता है। जड़ से थोड़ा ही उखाड़ेंगे, उसको काटते हैं ना, तो जब काटते हैं तो हमारा जो रूट पोर्शन है वो हमारे फील्ड में रह जाता है। ठीक है, या कुछ स्ट्रा पड़ा रह जाता है। अब वो एक परेशानी किसानों के लिए बना हुआ है, किसान उसको जलाएं या उसको डिकम्पोज करें। जलाएं तो पोल्यूशन होता है, और अगर उसको ऐसे ही पड़ा रहने दे तो वो हमारे फसलों को बहुत नुकसान करता है। मतलब बहुत टाइम में जाके वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, तब जाके वो उसका हमारे जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे हमारी सोइल को, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। अब अगर स्ट्रा ऐसा पड़ाएगा तो बुआई करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो उस रिस्क को कम करने के लिए या उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमारा जो स्ट्रा रहता है हमारा, ये एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप की गई जिसका नाम है हैप्पी सीडर। ये क्या करता है, हमारा सीड की सोइंग भी करता है, बीज की बुआई भी करता है, प्लस उसके साथ में क्या करता है, एप्लीकेशन या फर्टिलाइजर एप्लीकेशन भी करता है। एप्लीकेशन फर्टिलाइजर को अप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर भी करता है, अप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर भी करता है। ठीक है, ठीक है, और इसके साथ में मेरे स्टूडेंट्स और क्या करता है, ये करता है हमारा स्ट्रा मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब जो आपके फील्ड में जो एक्स्ट्रा जो वेजिटेटिव पोर्शन रह गया था प्लांट का, जो आपके यूज का नहीं है, उसको भी क्या करेगा है, वहीं पर क्या कर देगा, मल्च के रूप में आपके किस फॉर्म में, मल्चिंग फॉर्म में क्या कर देगा, उसको उसकी कटिंग कर देगा। ठीक है, और आपके फील्ड पे ही उसको वहीं पे मल्चिंग के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा। ठीक है, और नेक्स्ट एडवांस मेथड हमारा ये भी बहुत है, नो टिल ड्रिल। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका क्या मतलब है, नो टिल ड्रिल का, नो टिल ड्रिल। ठीक है, नो टिल ड्रिल, इसमें तो हम टिल ही नहीं कर रहे हैं, टिल मतलब टिलेज, नो टिल टिलेज, और हम ड्रिल कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें हम हमारा जो सोइल को डिस्टर्बेंस होता है ना, जो सोइल का हम टिलेज करते हैं बुआई के लिए, तो सोइल डिस्टर्बेंस में बहुत कम होता है। ठीक है, सोइल डिस्टर्बेंस इसमें क्या होता है, सोइल डिस्टर्बेंस
सोइल डिस्टर्बेंस इसमें क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, सोइल डिस्टर्बेंस हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। सोइल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है कि सिर्फ उसी पोर्शन को हम ड्रिल करेंगे या सिर्फ उसी पोर्शन को हम डिस्टर्ब करेंगे सोइल के टिलेज के दौरान। इस नो टिल ड्रिल का यूज करेंगे जब हम उसी पोर्शन को हम डिस्टर्ब करेंगे, इस पोर्शन में हमें बीज की बुआई करनी हो। ठीक है, सिर्फ उसी पोर्शन को। कहने का मतलब ये है कि इधर आप देखो, मान लो कि हमारा एक ये फील्ड है, मान लो हमारा एक कोई फील्ड है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें बीज की बुआई करनी है। तो हमें मान लो कि हम सीड ड्रिल से हमारी क्या है, ये हमने क्या बनाया है, इसका रो टू रो डिस्टेंस बना रखा है। तो सिर्फ हम इस नो टिल ड्रिल से हम जो सोइल को डिस्टर्ब करेंगे सिर्फ इन लाइनों पे करेंगे, सिर्फ इन लाइनों पे हम क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, हम ये बीच की लाइन को डिस्टर्ब, रो टू रो डिस्टेंस को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसी पोर्शन को फील्ड में डिस्टर्ब किया जाएगा बुआई के लिए जिस पोर्शन पे हमें बुआई करनी हो या जिस पोर्शन पे हमें सीड को प्लेस करना हो। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा मेथड है बुआई का, क्योंकि इसमें हमारे को समय बच रहा है, पूरे फील्ड को हम बुआई करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। दूसरा हमारा इसमें फ्यूल जो कॉस्ट है वो भी बच रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे मैंने आपको 3 मेथड यहाँ पे समझा देंगे। लास्ट है हमारा ट्रांसप्लांटिंग। स्टूडेंट्स को आप उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो गया है, मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। यहाँ तक मैंने आपको समझाया स्टूडेंट, वो आपको समझ में आया होगा। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं कि समझ में आया नहीं आया। ठीक है, 3 मेथड मैंने इसमें बता दिए हैं आपको। ड्रिलिंग, अब रह गया हमारा ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, अब बात होती है हमारे ट्रांसप्लांटिंग की। अच्छा, ट्रांसप्लांटिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांसप्लांटिंग का मतलब क्या है बताओ। ट्रांसप्लांटिंग स्टूडेंट्स मतलब है ट्रांसफर ऑफ प्लांटिंग, ट्रांसफर ऑफ प्लांट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्लांट मतलब प्लांट का ट्रांसफर करना। ठीक है, ट्रांसफर कहां से करेंगे, नर्सरी से। नर्सरी से ट्रांसप्लांट किस में करेंगे हम, फील्ड में। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसप्लांटिंग। नर्सरी से फील्ड में ट्रांसफर करेंगे किसको, प्लांट को, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, या ट्रांसफर ऑफ प्लांटिंग। ठीक है, अब हम ट्रांसफर ऑफ प्लांटिंग किस किस चीज की करते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसफर ऑफ प्लांटिंग किस किस चीज की करते हैं हम। ट्रांसफर ऑफ प्लांटिंग हमारी जो मेनली क्रॉप है वो किसकी करते हैं हम, एक तो हमारा हो गया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइस। ठीक है, राइस की हम ट्रांसफर ऑफ प्लांटिंग करते हैं। दूसरा हमारी आ गया मिर्च। ठीक है, इसकी भी ट्रांसफर ऑफ प्लांटिंग करते हैं हम। ठीक है, बहुत सी ऐसी क्रॉप है जिनकी हम क्या करते हैं, नर्सरी से हम उसको फील्ड में, मेन फील्ड में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो नर्सरी से फील्ड में ट्रांसफर करना हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसप्लांटिंग कहलाता है। अब ये ट्रांसप्लांटिंग मेनली किसमें आती है, हमारी पैडी क्रॉप में आती है। और ट्रांसप्लांटिंग कब होती है, ज्यादातर हमारी खरीफ सीजन में होती है, क्योंकि पैडी को ज्यादातर हम कब ग्रो करते हैं, खरीफ में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसप्लांटिंग मेथड। ट्रांसफर ऑफ प्लांटिंग हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसप्लांटिंग कहलाती है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है हमारा, ये है कि हम जो टोटल जो एज है, मतलब टोटल हमारा जो नर्सरी से और फील्ड तक, नर्सरी से फील्ड तक हमको मान लो हमारे जो क्रॉप्स है वो 4 मंथ की है, 4 महीनों की क्रॉप्स है हमारी। तो नर्सरी से फील्ड तक हमको, अगर हम 4 महीनों की क्रॉप्स है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1/4 के रेशियो से इस टाइम को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1/4 के रेशियो से इस टाइम को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ठीक है,
कैसे कि अगर हमारे 4 मन की फसल है तो 1 महीना हम हमारे पौधे की जो 1 महीना जो एज है, 1 मंथ जो एज है हमारे 1 महीने की, ठीक है, 4 महीने टोटल हमारी क्या है फसल का जो जो टाइम हमारी एज है वो कितनी है 4 महीने, 4 मंथ में वो बुआई से और हार्वेस्टिंग उसकी हो जाएगी, मतलब वो मैच्योर होके फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब कर देगी, हार्वेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो नर्सरी अगर हम ये करेंगे तो 1 महीना हम 1/4 का मतलब क्या है, 1 महीना हम नर्सरी में उसकी एज करेंगे हमारे पौधे की, 1 महीना नर्सरी में रखेंगे और बाकी के 3 महीने हम कहाँ उसको ट्रांसफर करेंगे फील्ड में ट्रांसफर करेंगे, मतलब 1 महीना नर्सरी में और 3 महीने हमारी फसल जो रहेगी वो फील्ड में रहेगी, तब जाके हमारे कितने 4 महीने क्या होंगे कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, अगर हमारी मतलब हम 1/4 का इसमें क्या रखेंगे रेशो रखेंगे, 3 महीने की हमारी फसल है, टोटल 3 महीने की फसल है, तो हम लगभग 3 वीक उसको नर्सरी में रखेंगे और बाकी का टाइम वो फील्ड में रहेगी, ठीक है। तो ये एक हमारे एक जनरल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ठीक है, ये इसको आप नोट कर सकते हो अबाउट द ट्रांसप्लांटिंग। नेक्स्ट हमारा है बिहाइंड द प्लो, ठीक है, इसको आप उतार लो फ्रेंड्स, को आप नोट करते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि टाइम के हमारे पास में कमी है, लेक्चर लंबा हो रहा है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है बिहाइंड द प्लो। अच्छा, प्लो क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लो होता है हमारा हल, ठीक है, बिहाइंड द प्लो, ठीक है, या बिहाइंड द कंट्री प्लो भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि भाई जो जिस फिल्म में किसानी दिखाई जाती है, जो ब्लैक एंड व्हाइट या जो पुरानी फिल्में रही है हमारी, तो उनमें देखा होगा जब खेती करते थे तो किससे करते थे? हल से खेती करते थे। किससे करते थे? हल से करते थे। और पहले हल के द्वारा क्या करते थे? सोइल के अंदर ड्रिल करते थे, फिर बीज बाद में हम उसमें क्या करते थे? या तो हम ट्रांसप्लांट करते थे या हम बीज की बुआई करते थे, ठीक है, ये तो रहते थे ना। तो बिहाइंड द प्लो का मतलब ये है कि आप फर्स्ट क्या करोगे? फर्स्ट सोइल को क्या करोगे? ड्रिल करोगे एंड देन उसके बाद में आप क्या करोगे? सीड की सोन करोगे, मतलब पीछे पीछे आप क्या करोगे? बुआई करोगे, ठीक है। बिहाइंड द प्लो मतलब पीछे पीछे बुआई, आगे आगे हल, पीछे पीछे आप सीड ड्रॉप करते जा रहे हो, ठीक है। तो ये मेथड हमारा क्या कहलाता है? बिहाइंड द प्लो। यहाँ पे आपको बता दिए। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारे सीड पे रहेगा। किस पे रहेगा? सीड पे रहेगा। हम नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा सीड पे रहेगा, हमारा सीड टॉपिक रहेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर का हम आपको सीड पढ़ाएंगे। तो इतना मैंने जो आपको समझाया है, जो पढ़ाया है, ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको जो भी समझ में आया है, जिस तरीके से भी आपको जो भी चीज अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं स्टूडेंट। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।